नमस्कार दोस्तों, द न्यू लेशन में आप सभी का स्वागत है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के न्यूज़ ने एक बार फिर से इंडियन पेनल कोड का जो सेक्शन 309 है उसको चर्चा में ला दिया है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे आईपीसी सेक्शन 309 एंड उससे रिलेटेड इश्यूज़ को मेरे यानी संतोष कुमार के साथ। तो आईपीसी के सेक्शन 309 पे बात करने से पहले एक बार अगर हम सुसाइड का जो डेटा है उसकी तरफ ध्यान दें तो हम पाते हैं कि 8 लाख सुसाइड जो है वो एवरी ईयर होता है इंडिया टुडे के रिपोर्ट के अनुसार। और WHO के सर्वे के अनुसार हम पाते हैं कि 15 साल से 19 साल की उम्र में सुसाइड जो है वो डेथ का सबसे बड़ा दूसरा कारण है। अगर हम इंडिया के डेटा पे ध्यान दें 1971 से लेके 2018 के बीच, तो ये जो डेटा दिया गया है ये पर 1000 पॉपुलेशन पे दिया हुआ है और हम देख रहे हैं कि ये जो सुसाइड का जो रेट है वो साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। 2018 में ये जो रेट था 1000 में 134.52 लोगों ने सुसाइड किया है। तो सेक्शन 309 के तहत किसे गिरफ्तार किया जाता है और इसमें क्या पनिशमेंट है। कोई भी व्यक्ति जो अगर सुसाइड का अटेम्प्ट लेता है और अगर वह सर्वाइव कर जाता है, मतलब कि बच जाता है, तो उसे इस सेक्शन के अंतर्गत बुक किया जाता है। और इस सेक्शन में जो सजा की बात की गई है वो 1 साल की सजा है या फाइन है या दोनों ही है। तो ये लॉ जो है ये क्यों लाया गया था और कब लाया गया था? ब्रिटिशर्स के टाइम में, जब ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट थी इंडिया में, तो 19th सेंचुरी में ये लॉ लाया गया था जो कि रिफ्लेक्ट करता है उस समय की थिंकिंग को। जब माना जाता था कि किलिंग है या अटेम्प्ट टू किलिंग है वो क्राइम है स्टेट के अनुसार एज वेल एज रिलीजन के अनुसार, तो स्टेट और रिलीजन दोनों के अनुसार इसको क्राइम माना जाता था और इसीलिए इसमें सजा का प्रावधान बनाया गया था। तो कई बार ये भी सवाल उठता है कि जो सेक्शन 309 है वो कुछ साल पहले हटाया जा चुका है। तो जी बिल्कुल नहीं, ये सेक्शन आज भी हमारे इंडियन पेनल कोड में मौजूद है, लेकिन मेंटल हेल्थ एक्ट आने के बाद जो कि 2017 में बना और 2018 में लागू किया गया, और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ने सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी के स्कोप को थोड़ा कम किया है और सेक्शन 309 के अंतर्गत जो पनिशमेंट का प्रावधान है उसको सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में लागू करने की सलाह दी गई है। और वो एक्सेप्शनल केसेस क्या क्या हैं? तो जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में या मेंटल इश्यू के कारण अगर सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उसे पनिशमेंट नहीं दी जाएगी और गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होगी कि वो उसे केयर, ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करे। तो क्या मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आने के बाद तो ये जो सेक्शन है 309 एक तरह से इसका प्रभाव बिल्कुल खत्म हो गया है? ये अगर हम साधारण भाषा में कहें तो नहीं। हाल ही के कुछ दिनों में हमने देखा कि पुलिस ने कई सुसाइड अटेम्प्ट सर्वाइवर को गिरफ्तार किया है। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो जून 8 को बेंगलुरु में एक लोग को गिरफ्तार किया गया, वो सुसाइड अटेम्प्ट ले रहा था मेंटल स्ट्रेस के कारण। इसी तरह गुड़गांव में भी एक ऐसी घटना हुई है। कई ऐसी घटनाएं हैं जिससे कि ये पता चलता है कि नहीं, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आने के बावजूद भी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इवन उन्होंने स्ट्रेस में आकर सुसाइड अटेम्प्ट किया हो और बच गए हो। कई सीनियर पुलिस अधिकारियों का कहना यह भी है कि ऑफिसर्स जो गिरफ्तारी के वक्त होते हैं उनको ये लैक ऑफ नॉलेज है कि इस केस में क्या किया जाए। तो इसके लिए जो हमारी पुलिस फोर्स है उसका प्रॉपर ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट प्रॉब्लम्स कैन अराइज आउट ऑफ द यूज ऑफ दिस सेक्शन? इस सेक्शन से क्या क्या प्रॉब्लम्स उठ रहे हैं? तो कई मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का ये मानना है कि जब कोई पेशेंट सुसाइड अटेम्प्ट करता है और वो बच जाता है और उसे हॉस्पिटल लाया जाता है तो सबसे पहले इसमें एक लीगल केस फाइल करना होता है, उसके बाद ही उसका इलाज जो है वो होता है। इन सब प्रतिक्रियाओं के दौरान जो गोल्डन आवर जो है जिसमें इंसान की जान बचाई जा सकती है, कई बार हम उसे गवा देते हैं। एक प्रॉब्लम ये भी है कि कई बार जब पेशेंट को हॉस्पिटल लाया जाता है तो हॉस्पिटल जो है वो सिचुएशन का मिसयूज करती है और उनसे एक्स्ट्रा चार्ज इसलिए किया जाता है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि ये एक सुसाइड केस था। और सिमिलर केस पुलिस के तरफ से भी देखा जाता है कि वो FIR दर्ज नहीं करते हैं और इसके बदले वो पैसे लेते हैं। तो ये एक तरह से करप्शन को भी ये लॉ जो है वो बढ़ावा दे रहा है। और अभी तक
24 ही ऐसी कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में जहां की इस तरह का जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट जो है ऐसी लॉ है। तो इस लॉ को क्यों डीक्रिमिनलाइज करना चाहिए? जब कोई पर्सन सुसाइड अटेम्प्ट लेता है क्योंकि उसकी मेंटल स्थिति सही नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसे साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ना कि उसे प्रिजन में रखा जाए जहां की उसकी मेंटल स्थिति और भी खराब हो जाएगी। काउंसलिंग फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, काउंसलिंग सेंटर की ज़रूरत है, काउंसलिंग हेल्पलाइन की ज़रूरत है और इन सब का सेटअप करना ज़्यादा ज़रूरी है। इवन कोई पर्सन अगर सुसाइड करता है क्योंकि उसे कोई ऐसा डिजीज हो गया है जो ठीक नहीं हो सकता है, या उसके पास पैसे नहीं हैं, या कई लोग जो हैं वो ओल्ड एज में अकेले हो जाते हैं, तो इस केस में उन्हें प्रॉपर नर्सिंग की ज़रूरत है, प्रिजन की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम उन्हें प्रिजन भेजते हैं तो कई बार उनका इंटरेक्शन जो है ऐसे क्रिमिनल से हो जाता है जिन्होंने पहले ऐसा सुसाइड अटेम्प्ट किया है, और इससे जो है स्थिति और खराब ही होगी। इवन ये भी कहा जा सकता है कि अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है और उसे हम पनिश करें, अगर वो बच जाता है तो उसे हम पनिश करेंगे, यही बहुत इलॉजिकल बात है। क्योंकि अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर इसमें पनिशमेंट का कोई प्रावधान तो है ही नहीं। तो एक तरह से ये लॉ ही इलॉजिकल है। लेकिन इसका एक नज़रिया और भी है। तो इस नज़रिया की तरफ अगर हम देखें, कई बार कई लोग जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर के आगे धरना देते हैं या आत्मदाह करने की कोशिश करते हैं। वो गवर्नमेंट को थ्रेटन करते हैं कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो सुसाइड कर लेंगे। इस केस में क्या है, ये तो एक ब्लैकमेलिंग हुई। अगर उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया अटेम्प्ट टू सुसाइड वाले केस में, तो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी हो जाएगी, और इसको प्रिवेंट करने के लिए भी ये लॉ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए जो सेक्शन हमारा 309 है आईपीसी का, उसको इस तरह से रिफाइन करना चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के साथ साथ जो असली सफरिंग है, मतलब कि जेन्युइन मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, उनका केयर करे, ना कि उन्हें अरेस्ट करे। पहले क्या क्या अटेम्प्ट किए गए इस लॉ को रिपेल करने के लिए। 1971 में हमारा जो लॉ कमीशन है उसने अपने 42nd रिपोर्ट में ये रिकमेंड किया है कि सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी को रिपेल कर देना चाहिए, और इसके लिए 1978 में राज्यसभा ने इसे पास भी कर दिया था, ये अमेंडमेंट बिल को। लेकिन लोकसभा के डिसॉल्व हो जाने के कारण ये बिल आगे नहीं बढ़ पाया। पहली बार बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे सवाल उठाए थे 1985 में। इसी तरह 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे इर्रेशनल और वाइड बता दिया था इस लॉ को। सुप्रीम कोर्ट ने तो आर्टिकल 21 का कंपैरिजन करते हुए ये भी कहा था कि हमारा जो आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी प्रोवाइड करता है, इसमें राइट टू डाई भी इंक्लूडेड है। लेकिन फिर ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस डिसीजन को चेंज कर दिया और सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड बताया। 2014 में सरकार ने भी इस लॉ को हटाने की कोशिश की, लेकिन ये जो मैटर है वो अभी तक अपने किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाया है। जिंदगी जो कि सबसे ज़्यादा अनमोल होती है, और कई बार लोग ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं कि उन्हें लगता है कि वो अगर सुसाइड कर लें तो इन सब का अंत हो जाएगा, लेकिन ये एक क्षणिक सोच है। इसीलिए सभी को, गवर्नमेंट को, हमारे समाज को, जो एनजीओ है, सिविल सर्विस सोसाइटी है, उन सबको मिलकर ये जो सुसाइड जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है आज की सोसाइटी में, उसे जल्द से जल्द हटाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।